लाइव स्टॉक प्रोडक्शन मैनेजमेंट का आज का टॉपिक पढ़ेंगे कैटल शेड के प्रकार। क्या बच्चों? कैटल शेड जो गाय भैंसों का आवास होता है, जो शेड होता है जिसमें गाय भैंसें रहती हैं, उसके प्रकार कैसे होंगे? तो कैटल शेड के प्रकार क्या पढ़ेंगे बच्चों? कैटल शेड के प्रकार, जिसमें गाय भैंसें रहती हैं, जिसमें टीन डाल के या तुम जैसे भी गाय भैंसों को रखते हो उसके अंदर कैसे गायों का प्रकार रहता है, कैसे गायें बंधी होती हैं, गायों का मुंह किस तरफ रहता है, पूंछ किस तरफ रहती है। मतलब जो कैटल शेड होता है जो टीन डाल के बनाते हैं, ठीक है, जिसके अंदर गाय रहती हैं, उसके प्रकार कितने टाइप के होते हैं? कैटल शेड के प्रकार बच्चों दो प्रकार के होते हैं। देखिए बच्चों, कैटल शेड जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सिंगल रो सिस्टम। क्या होता है बच्चों? इसमें दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सिंगल रो सिस्टम। क्या होता है? एक तो सिंगल रो सिस्टम होता है बच्चों, और दूसरा होता है डबल रो सिस्टम। क्या होता है? डबल रो सिस्टम। नहीं समझ में आया? देखो भाई, जो कैटल शेड है जिसमें गाय भैंसें बंधी हुई हैं, ठीक है, गाय या भैंसों का, उसमें क्या करेंगे? एक तो ऐसा शेड बनवाओ जिसमें एक ही लाइन में गाय बंधेंगी, ठीक है। एक टीन है, उसमें एक लाइन में गाय बंधी हुई है, फिर दूसरी टीन है, उसमें एक लाइन में गाय बंधी हुई है, तो उसको बोलेंगे सिंगल रो सिस्टम। देखो ये कोई शेड है, ठीक है, या तुमने चारा खाने के लिए और ऐसे गाय बंधी हुई है इसमें, तो इसको क्या बोलेंगे? सिंगल रो सिस्टम। फिर ऐसे गाय बंधी हुई हैं एक ही रो में, एक ही लाइन में गाय बंधी हुई हैं, तो इस प्रकार के शेड को क्या बोलेंगे? सिंगल रो सिस्टम। क्या बोलेंगे? सिंगल रो सिस्टम। और क्या है? देखो भाई, ये शेड है, इसमें गाय जो है इधर चारा खाने के लिए मेंजर मतलब लड़ामनी जिसमें चारा खाती है, ठीक है, और एक इधर मेंजर है। और गाय कैसे बंधी है? एक तो ऐसे बंधी है और एक लाइन ऐसे, ये गाय बंधी हुई है, ठीक है भाई। तो इसमें क्या हो रहा है? देखो, ये दो लाइनों में, तो इसको बोलेंगे डबल रो सिस्टम, और ये कौन सा है? सिंगल रो सिस्टम। तो शेड में ये सिंगल रो सिस्टम है और ये क्या है बच्चों? डबल रो सिस्टम है, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। तो दो प्रकार से हो सकता है, सिंगल रो सिस्टम एक ही लाइन में और डबल रो सिस्टम, तो कैटल शेड प्रकार। अब सिंगल रो सिस्टम कब लेंगे बच्चों? सिंगल रो सिस्टम का उपयोग कब करेंगे? जब पशुओं की संख्या कम हो। क्या भाई? पशुओं की संख्या कम होने पर इस प्रणाली का उपयोग किया जाता है। जब पशुओं की संख्या कम होती है तो सिंगल रो सिस्टम का उपयोग किया जाता है। और बेटा डबल रो सिस्टम का उपयोग कब किया जाएगा? जब पशुओं की संख्या 50 से अधिक हो। जब पशुओं की संख्या जो है वो 50 से अधिक है तो क्या लेंगे बच्चों? तो डबल रो सिस्टम। क्या लेंगे? डबल रो सिस्टम लेंगे, ठीक है। तो सिंगल रो सिस्टम और डबल रो सिस्टम में समझ में आया? जब पशुओं की संख्या 50 से अधिक है तो डबल रो सिस्टम, और पशुओं की संख्या कम है तो सिंगल रो सिस्टम। अब बच्चा जो डबल रो सिस्टम है इसके दो प्रकार होते हैं बच्चों। देखो, देखेंगे डबल रो सिस्टम, देखें डबल रो सिस्टम, दो लाइन वाला, पशुओं को दो लाइन में बांधा जाता है। इसमें देखेंगे भाई, इसके दो प्रकार होते हैं। एक होता है फेस टू फेस सिस्टम। क्या होता है? फेस टू फेस प्रणाली। फेस टू फेस प्रणाली, दो प्रणाली है। एक तो इसमें फेस टू फेस प्रणाली होती है बच्चों, और एक होती है टेल टू टेल प्रणाली। टेल टू टेल प्रणाली क्या है भाई? ये समझो भाई, फेस टू फेस सिस्टम क्या है और टेल टू टेल सिस्टम क्या है? देखो भाई, डबल रो है मतलब दो लाइनों में पशु बंधे होंगे। एक बार इसमें देखो बच्चों, ये तुम्हारा शेड है, ठीक है, और ये बीच में क्या है जिसमें पशु चारा खाएंगे? ये क्या है भाई? चारा खाने का, ठीक है, इसमें चारा पड़ा हुआ है, इसमें पशु चारा खाएंगे। अब तुम पशुओं को कैसे बांध सकते हो? एक तो देखो ऐसे बांध दिया, ये रहे ये पशु, और इधर से पशुओं को इधर बांध दिया ऐसे, और बीच में क्या है?
बीच में चारा खाने की जगह। तो ये क्या है, फेस टू फेस, मतलब एक का फेस दूसरे के फेस के सामने, दूसरे का फेस तीसरे के फेस के सामने। तो इस प्रणाली को क्या बोलेंगे बच्चों, फेस टू फेस प्रणाली। ठीक है, ये कैसी है, फेस टू फेस प्रणाली। ठीक है, और टेल टू टेल कैसी होगी, तो थोड़ा बहुत तो तुम्हारे समझ में आ गया होगा, नहीं आया देख लो, नहीं आया तो टेल टू टेल प्रणाली कैसी होगी बच्चों। देखो भाई, ये तो शेड हो गया। शेड होने के बाद जो पहले भी हमने ये बताई थी टेल टू टेल, अभी जब फर्स्ट बताया था, ये चारा खाने की हो गई है और एक इधर चारा खाने की बना दी। ठीक है, तो इधर चारा और इधर भी चारा। अब पशु कैसे बंधे होंगे बच्चों इसमें, ये पशु बांध दिए, और एक पशु इधर बांध दिए। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है, देखो पूंछ से पूंछ, इस पशु की पूंछ दूसरे पशु की पूंछ से मिलेगी, इसकी पशु की पूंछ दूसरे पशु से। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, पूंछ टू पूंछ प्रणाली, क्या टेल टू टेल प्रणाली। और इसको क्या बोलेंगे, फेस टू फेस। और ये कौन सी है, डबल रो सिस्टम है। कौन सा है बच्चों, डबल रो सिस्टम है? अब इसमें क्या है, फेस टू फेस में क्या लाभ है भाई, ऐसा या ऐसा बनाए सर, या ऐसा बनाए, कैसा बनाए। ठीक है, कैटल शेड को किस प्रकार का बनाए, तो इसमें एक तो चारा वितरण, इसमें चारा डालेंगे, चारा डालने में आसानी होगी। क्यों, एक बार चारा डाल दो, सब पशुओं के लिए एक बार डालना है। इसमें इधर अलग से डालना है और इधर अलग से डालना है। तो इसमें क्या, फेस टू फेस में क्या फायदा है, चारा वितरण में आसानी होगी। क्या बच्चों, चारा वितरण, चारा डालने में या चारा वितरण में आसानी होगी। एक तो चारा वितरण में आसानी होगी इसमें, और देखने में देखो कौन सा सुंदर लग रहा है। देखने में बच्चों इसमें थोड़ी कम जगह की कम जगह चाहिए और इसमें ज़्यादा जगह चाहिए, तो ये थोड़ा सुंदर लगता है और सुंदर दिखने में सुंदर लगता है। दिखने में कैसा लगता है, सुंदर लगता है? जबकि बच्चों ये वाला कौन सा, टेल टू टेल प्रणाली जो है, टेल टू टेल प्रणाली में क्या है, ये प्रणाली अच्छी मानी जाती है। ये प्रणाली जो है ये अच्छी मानी जाती है। क्यों भाई, ये अच्छी इसलिए मानी जाती है बच्चों, एक तो बीमारी नहीं फैलेगी। इसमें क्या है, एक पशु की बीमारी है ना, वो दूसरे के भी फैलेगी। इसमें बीमारी है ना, वो क्या है, इसमें बीमारी कम फैलेगी, इसमें बीमारी अधिक फैलेगी। ठीक है, बीमारी फैलने की चांसेस क्या होते हैं इसमें, बीमारी फैलने के चांसेस, खतरा कम होता है। तो बीमारी फैलने का खतरा इसमें कम होता है, बीमारी फैलने का खतरा कम होता है। और बच्चों इसमें क्या है, बीमारी फैलने का खतरा कम होता है, दूध धोने में आसानी होती है इसमें। और देखो सफाई की व्यवस्था, देखो इसका गोबर यहाँ, इसका गोबर, इसका गोबर, तो गोबर से बीच में आएगा दोनों का। ठीक है, तो सफाई व्यवस्था आसानी से हो सकती है इसमें, सफाई भी अच्छे से रखी जा सकती है ना, सफाई में आसानी होती है, सफाई में आसानी होगी इसमें, क्योंकि दोनों का गोबर एक ही जगह होगा, तो बीच में से सफाई करनी है तुम्हें बस। ठीक है, तो सफाई में आसानी होगी, बीमारी फैलने की खतरा कम है, दूध धोने में आसानी होगी, दूध निकालने में बच्चों, किसमें, दूध धोने में आसानी, दूध धोने में भी आसानी होगी। बच्चों देखो, सिंगल रो सिस्टम और डबल रो सिस्टम, ये दोनों देखे हमने। डबल रो सिस्टम में दो आए, फेस टू फेस, टेल टू टेल, जिसमें अच्छा कौन, हम किसको माना हमने, टेल टू टेल को अच्छा मानते हैं, फेस टू फेस खराब है ना भाई, बनाने को कैसे बना रहे थे, लेकिन अच्छी विधि कौन सी मानते हैं हम, टेल टू टेल जो है वो अच्छी विधि मानी जाती है। सिंगल रो अच्छा है या डबल रो अच्छा है, तो सिंगल रो जो है सिंगल रो सिस्टम, ये अच्छी विधि मानी जाती है। क्या बच्चों, ये अच्छी विधि मानी जाती है। सिंगल रो सिस्टम ये अच्छी मानी जाती है, क्यों, क्योंकि सिंगल रो में एक ही रो में होंगे, है ना। डबल रो सिस्टम को ज़्यादा अच्छा नहीं मानते, लेकिन पशुओं की संख्या जब ज़्यादा हो तब तो डबल रो सिस्टम ही बनाना पड़ेगा बच्चों। और डबल रो सिस्टम में भी कौन सा, फेस टू फेस अच्छा या टेल टू टेल अच्छा, तो भाई जगह कम है तो फेस टू फेस भी बनाना पड़ सकता है कि भाई साहब जगह ही नहीं है हमारे पास। अब बहुत बड़ी सिटी में रहते हैं हम, दिल्ली में पशु रखते हैं, तो वहाँ पे जगह होना बहुत बड़ी बात है, पशु से भी महंगी बहुत जगह की कीमत है,
तो हम फेस टू फेस भी रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर जगह है तुम्हारे पास तो टेल टू टेल प्रणाली जो है इसको अच्छी मानते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हुआ तुम्हारा क्या पशुओं की आवास व्यवस्था। ठीक है, कोई दिक्कत? फेस टू फेस और टेल टू टेल, सिंगल रो और डबल रो, बहुत ईजी है बच्चों, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ठीक है, कैसा सिंगल रो होता है, कैसा डबल रो होता है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे बच्चों, मुर्गियों की पढ़ेंगे बच्चों। क्या? मुर्गियों की आवास व्यवस्था। मुर्गियों की आवास व्यवस्था के बारे में डिस्कस करेंगे बच्चों। मुर्गियों में आवास व्यवस्था जो है, मुर्गियों का घर कैसा होना चाहिए, तो मुर्गियों में कई प्रकार की आवास व्यवस्था होती है। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की आवास व्यवस्था होती है बच्चों। फर्स्ट देखेंगे, फर्स्ट है फ्री रेंज प्रणाली। कौन सी बच्चों? फ्री रेंज प्रणाली। फ्री रेंज प्रणाली, और इसको क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं एक्सटेंसिव सिस्टम। क्या बोलते हैं? एक्सटेंसिव सिस्टम। फ्री रेंज प्रणाली या इसी को क्या बोलते हैं? एक्सटेंसिव सिस्टम। क्या होता है इसमें बच्चों? गाँव में, कभी गाँव में देखना, गाँव में जो कुछ लोग होते हैं ना जो जंगलों में रहते हैं, वो मुर्गी कैसे पालते हैं? घर में 4 मुर्गी हैं, चारों खुले में घूमती हैं उनके घर के आसपास, पड़ोस वाले मोहल्ले में चली जाएंगी, खेतों में घूमे आएंगी और वापस शाम को घर आ जाएंगी। मतलब गांव में जो मुर्गी रखते हैं, अगर कभी देखा होगा, नहीं देखा तो कभी देखने को मौका मिलेगा तुम्हें ज़िंदगी में, जब पशुधन सहायक बन के जाओगे, और पशुधन सहायक जब बनोगे, जब यहाँ अच्छे से पढ़ोगे। हाँ भाई, तो गांव में मुर्गी कैसे रखते हैं? घरों में खुला छोड़ देते हैं और वो आसपास में पड़ोस के मोहल्ले में जाएगी, इधर जाएगी, उधर जाएगी और वापस आ जाएगी। लेकिन भाई आज के टाइम पे ना मुर्गी पड़ोस के मोहल्ले में गई तो दोबारा नहीं आएगी। वो तो मुर्गी है, इंसान दोबारा नहीं आता है ना। हाँ, तो मुर्गी को ले जाने वाले बहुत हैं। हाँ, तो आज के सिस्टम में नहीं है, लेकिन गाँव में फिर भी है। गाँव में किसी की मुर्गी को कोई नहीं चुराता है। तो फ्री रेंज सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? फ्री। मुर्गी की मन मौज खुली, जा कहाँ तक जाना है तेरे को, आज़ाद है मुर्गी तू, उसको क्या बोलेंगे? फ्री रेंज सिस्टम। देखो बच्चों, फ्री रेंज सिस्टम में क्या है? ये पुरानी आवासीय व्यवस्था है। ये क्या है? पुरानी आवासीय व्यवस्था है, जिसमें मुर्गी को क्या करा जाता है बच्चों? जिसमें मुर्गी को खुला छोड़ दिया जाता है। जिसमें मुर्गी को खुला छोड़ दिया जाता है, जा तेरी इच्छा है बेटा, जी ले जिंदगी अपनी है। हाँ, तो ये हुई फ्री रेंज प्रणाली। तो कुछ नहीं है भाई इसमें, ठीक है, नाम ही याद रखना है कि फ्री रेंज प्रणाली क्या होती है। दूसरी है बच्चों अर्ध सघन प्रणाली। क्या है? दूसरी है अर्ध सघन प्रणाली। इसको बोलते हैं बच्चों सेमी इंटेंसिव सिस्टम। क्या बोलते हैं? सेमी इंटेंसिव सिस्टम। अब क्या है भाई अर्ध सघन? मतलब इसमें क्या होता है? एक प्लॉट होता है, ठीक है। जैसे तुमने क्या किया, अपने एक खेत के चारों तरफ बाउंड्री करा ली। क्या करा ली? एक खेत के चारों तरफ बाउंड्री करा ली और मुर्गी को छोड़ दिया कि अपने खेत है, घूम, खेत से बाहर तू नहीं जा सकती। तो मुर्गी को क्या है भाई, घूम तो फ्री है तो फ्री, उसको खूब घूमने को जगह मिल रही है, कहीं भी घूमे, ठीक है। लेकिन वो तुम जिस फार्म में रहते हो उस फार्म में तुमने क्या करा रखी है? बाउंड्री करा रखी है। मतलब मुर्गी उस बाउंड्री में सीमित है, उससे बाहर नहीं जाएगी। तो ये भी एक तरीके का क्या है बच्चों? ये भी एक तरीके का फ्री रेंज है। लेकिन फ्री रेंज में तो कोई रेंज ही नहीं है, मुर्गी गई तो गई। हाँ, इसमें क्या है? एक रेंज है भाई, मुर्गी उसी में रह सकती है, ठीक है। तो अर्ध सघन प्रणाली में क्या होता है? ये इसमें भी मुर्गी को खुला छोड़ दिया जाता है।
लेकिन एक सीमा तक, एक सीमा होगी भाई, उस सीमा को मुर्गी क्रॉस नहीं कर सकती। मुर्गी को बोलेंगे भाई ये लक्ष्मण रेखा है, यहाँ से बाहर मुर्गी तो नहीं जाएगी। बिल्कुल भाई, तो इसमें कुछ नहीं था भाई। तीसरा देखेंगे, तीसरी प्रणाली है फोल्डिंग। कौन सी बच्चों? तीसरी प्रणाली क्या है? फोल्डिंग यूनिट प्रणाली। कौन सी है? फोल्डिंग यूनिट प्रणाली बच्चों। अब इसमें क्या होता है देखेंगे। फोल्डिंग यूनिट प्रणाली, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखना, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। फोल्डिंग यूनिट प्रणाली, इस फोल्डिंग यूनिट प्रणाली में क्या होता है, एक यूनिट होती है, एक बड़ा सा जाल होता है, ठीक है। हाँ, फोल्डिंग यूनिट होती है जिसमें एक बोले तो एक चादर होती है बहुत बड़ी सी, ठीक है। उसको हम, एक टीन शेड की चादर सी होती है, ठीक है। इसको हम क्या कर सकते हैं, उसमें भी मुर्गियाँ खुली छोड़ी जाती हैं, मुर्गियाँ खूब घूमती हैं उसमें भी। लेकिन उसको क्या है, हम पूरी फोल्डिंग यूनिट को एक जगह से उठा के कहीं दूसरी जगह रख सकते हैं, ठीक है। हाँ, एक यूनिट होती है बहुत, एक रूम जैसा मान लो, एक कमरा है, ठीक है। उस कमरे को क्या करेंगे, फोल्ड करके, हैं, क्योंकि वो लोहे का बना, चादर का बना हुआ है, उसको फोल्ड करके हम दूसरी जगह ले जाएंगे, वहाँ उस कमरे को खोल के लगा देंगे और उसमें मुर्गियाँ छोड़ देंगे। तो एक फोल्डिंग यूनिट प्रणाली जो है, इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें या इस पे इसमें मुर्गियों को क्या भाई, इसमें या इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर, इस पूरे कमरे को, हैं, इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर कर सकते हैं, ट्रांसफर किया जा सकता है। मतलब फोल्डिंग यूनिट प्रणाली में क्या है, जो फोल्डिंग यूनिट है, जो एक कमरा है, उसको एक जगह से दूसरे जगह पे हम क्या कर सकते हैं, स्थानांतरित भी कर सकते हैं इसमें, है। इसमें मुर्गियों के लिए ज़्यादा जगह नहीं होती भाई, प्रति मुर्गी के लिए, है, प्रति मुर्गी कितनी जगह होती है फर्श पर आवश्यकता, प्रति मुर्गी फर्श पर आवश्यकता कितनी होती है प्रति मुर्गी के लिए बच्चों। इसमें फर्श पर आवश्यकता ये पूछा जाता है कितनी होती है, तो इसमें होती है बच्चों 4 वर्ग फीट। कितनी होती है बच्चों? 4 वर्ग फीट होती है एक मुर्गी के लिए। कितनी जगह की आवश्यकता होती है एक मुर्गी के लिए? इसमें 4 वर्ग फीट की जगह होती है, 4 वर्ग फीट, जिसमें एक वर्ग फीट तो आवास के लिए, मुर्गी को रहने के लिए, और 3 वर्ग फीट मुर्गी को घूमने के लिए, दौड़ने के लिए, घूमने के लिए, ठीक है। हाँ, इतनी आवश्यकता होती है। 4 वर्ग फीट होती है, जिसमें एक तो आवास के लिए और 3 वर्ग फीट उसको घूमने के लिए। तो ये होती है फोल्डिंग यूनिट, है। फोल्डिंग यूनिट मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। जगह की आवश्यकता 4 वर्ग फीट, जिसमें 1 वर्ग फीट मुर्गी को घूमने फिरने के लिए, सॉरी आवास के लिए, और 3 वर्ग फीट घूमने के लिए होती है। नेक्स्ट देखेंगे बच्चों, चौथी प्रणाली है और सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट और चौथी मुर्गियों की, जिससे क्वेश्चन आता ही आता है, सघन प्रणाली। कौन सी है? सघन प्रणाली। सघन प्रणाली, इंटेंसिव सिस्टम। क्या बोलते हैं बच्चों? इंटेंसिव सिस्टम। जैसे जैसे हम प्रणाली को नीचे आते जा रहे हैं, पहले ज़्यादा जगह थी, फिर कम जगह हुई, फिर कम, और लास्ट में सबसे कम जगह इसमें मिलती है, फ्री सघन प्रणाली। सघन प्रणाली में मतलब मुर्गियों को ज़्यादा स्पेस, ज़्यादा जगह नहीं मिलती। सघन प्रणाली 2 प्रकार की होती है बच्चों। इंटेंसिव सिस्टम जो है मुर्गियों का, ये 2 प्रकार की, इसमें 2 प्रकार के घर होते हैं मुर्गियों के। एक को तो बोलते हैं डीप लिटर सिस्टम। क्या बोलते हैं बच्चों? डीप लिटर प्रणाली। एक तो है इसमें डीप लिटर प्रणाली। क्या है बच्चों? एक तो है डीप लिटर प्रणाली और एक है इसमें पिंजरा प्रणाली। कौन सी है भाई? पिंजरा। एक है बच्चों इसमें पिंजरा प्रणाली। पिंजरा प्रणाली को बच्चों बैटरी प्रणाली भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैटरी प्रणाली। या बैटरी से नहीं चलती भाई है, बैटरी प्रणाली भी बोलते हैं।
तो दो मुर्गियों के हाउस होते हैं बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट है ये दोनों। सघन प्रणाली, इंटेंसिव सिस्टम, इसमें से क्वेश्चन आता ही है। दो प्रकार की है, डीप लिटर प्रणाली और पिंजरा प्रणाली। अब सुनना भाई दोनों में क्या अंतर है। डीप लिटर प्रणाली जो है, इसमें डीप लिटर प्रणाली में ब्रॉयलर जो मांस के लिए पाई जाती है और लेयर जो अंडे देने वाली है, दोनों को रखा जा सकता है। क्या? दोनों को रखा जा सकता है। इस प्रणाली में तो ब्रॉयलर अंडे देने वाली और मांस के लिए पाली जानी है, दोनों को रखा सकता है, लेकिन इसमें सिर्फ लेयर को रखा जाता है। सिर्फ लेयर को रखा जाता है। बच्चों ये क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। बस इस प्रणाली में से ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है। डीप लिटर में दोनों को, सर ब्रॉयलर को भी लेयर को भी दोनों को रखा जा सकता है, और केज में मतलब पिंजरा प्रणाली या बैटरी सिस्टम या केज सिस्टम, केज मतलब पिंजरा, केज में सिर्फ लेयर को रखा जाता है। ठीक है बच्चों, याद रखना, बहुत अच्छे से याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे इसमें पिंजरा जो होता है, पिंजरे का आकार कितना होता है बच्चों। पिंजरे का आकार, पिंजरे का जो साइज है बच्चों इसमें कितना होता है, तो पिंजरे का साइज जो है वो 14 × 16 × 17 इंच क्यूब कितना होता है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, क्या बच्चों, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई 14, 16, 17 इंच क्यूब, ये क्या है, पिंजरे का साइज होता है। प्रति मुर्गी के लिए जगह कितनी होती है बच्चों इसमें, प्रति मुर्गी, और मुर्गी भी कैसी रहेगी इसमें, लेयर, तो प्रति लेयर फर्श आवश्यकता प्रति लेयर फर्श की आवश्यकता कितनी होगी बच्चों, याद रखना इसमें 0.75 वर्ग फीट। एक मुर्गी के लिए कितनी जगह मिलेगी इसमें, 0.75 वर्ग फीट। कितनी बच्चों, 0.75 वर्ग फीट। इसमें सिर्फ लेयर को रखा जाता है, और बच्चों इसमें ब्रॉयलर तथा लेयर दोनों को रखा जाता है। पिंजरे का आकार 14, 16, 17। एक मुर्गी के लिए इस प्रणाली में, पिंजरा प्रणाली में जगह की आवश्यकता 0.75 वर्ग फीट। रट लेना, 0.75 वर्ग फीट। इसमें सिर्फ लेयर को, इसमें दोनों को। अब डीप लिटर प्रणाली में, इसमें लिटर क्या होता है बच्चों, लिटर का मतलब होता है बिछावन। क्या बच्चों, बिछावन मतलब मुर्गियों के फर्श पे, मुर्गियों के नीचे गुदगुदा करने के लिए हैं। तुम भी सोते हैं, सोते समय तो भी गद्दा लगाते हो भाई हैं, और गद्दा भी कैसा लगाते हो, अरे मुलायम सा गद्दा चाहिए। पापा को बोलते हो अरे वो जमाने गए, वो गूदड़ी के अब तो बढ़िया स्लीप बेल का गद्दा चाहिए, मुलायम सा तुम्हें पढ़ने के लिए, हॉस्टल में जाते हो तो भाई स्लीप बेल के गद्दे पे सोने के लिए आए हो, किसके लिए हो, पढ़ने के लिए। देखो भाई, आज एसी जोड़ दे रही है, एसी नहीं चल रही यार, पता नहीं गर्मी बहुत है इसलिए। पसीने तो बहुत आ रहे हैं मेरे पे, रुक ही नहीं रहे। एसी कहाँ फेल हो गई गर्मी में। देखो भाई, डीप लिटर में लिटर क्या है, लिटर है बिछावन। अरे मुर्गियों के नीचे बिछा देते हैं, कचरा वचरा सा बिछा देते हैं, जो मुर्गियों को गुदगुदा लगे, उनको भी मजा आए सोने में। तो बिछावन क्या होता है, लिटर मतलब क्या होता है, जो बिछा देते हैं नीचे, गाय भैंसों के नीचे या मुर्गियों के नीचे। तो मुर्गियों के नीचे जो बिछाते हैं वो क्या बिछाते हैं, तो क्या बिछाएंगे मुर्गियों के नीचे। अब स्लीप बेल का गद्दा तो बिछाने से रहे, तो क्या बिछाएंगे बच्चों, भूसा है, लकड़ी का चूरा। क्या भाई, लिटर क्या होता है, तो लिटर में क्या बिछाएंगे, लकड़ी का चूरा, भूसा, स्ट्रॉ जो गेहूं का भूसा होता है, पत्तियां बिछा दो पेड़ों की, सूखी पत्तियां, ठीक है, ये सारी लिटर में बिछाएंगे। ठीक है बच्चों, और लिटर कितनी ऊंचाई तक बिछाएंगे, मतलब
एक तो तुमने इतनी लेयर बिछा दी और एक इतनी मोटी बिछा दी या इतनी मोटी बिछाई, तो लिटर में बिछाने की ऊंचाई कितनी होती है? तो लिटर की ऊंचाई, क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट है भाई इसमें, लिटर की ऊंचाई, कितनी ऊंचाई तक बिछाते हैं? तो बच्चों लिटर की ऊंचाई जो है वो कितनी होती है? 8 से 12 इंच। कितनी? 8 से 12 इंच, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है भाई। लिटर की ऊंचाई डीप लिटर सिस्टम में कितनी होनी चाहिए? 8 से 12 इंच होनी चाहिए। कितनी बच्चों? 8 से 12 इंच होनी चाहिए। हाँ बच्चों, आगे इस पेज में जगह नहीं है नीचे, मैं आगे चलता हूँ, इधर ही चलेंगे कोने पे। लिटर को शुष्क सूखा रहने के लिए क्या है भाई? लिटर जो बिछावन है, लिटर को सूखा रहने के लिए क्या करें भाई? मुर्गियां उस पर रहेंगी तो पानी भी फैलाएंगी और उनका जो फीकल मटेरियल है उससे क्या हो जाएगा? लिटर गीला हो जाएगा तो मुर्गियों में बीमारी हो जाएगी, कॉक्सीडियोसिस। क्या हो जाएगी भाई? कॉक्सीडियोसिस। तो क्या है, जो लिटर बिछाया हुआ है वो टाइम पे सूख जाना चाहिए। क्या होना चाहिए? टाइम पे उसको सुखाने देनी चाहिए। तो सुखाने के लिए क्या करें हम? तो सुखाने के लिए बच्चों या तो उसमें क्या डालो? सुपर फॉस्फेट। क्या? सुपर फॉस्फेट का उपयोग करो सूखा रहने के लिए, एवं भुजा हुआ चूना। या क्या डालोगे? भुजा हुआ चूना। ये पानी को अवशोषित कर लेंगे। तो सुपर फॉस्फेट या भुजा हुआ चूना डालो, या फिर और क्या करो? और सप्ताह में एक बार उसको पलट दो। किसको? लिटर को। और कम से कम, और क्या करोगे? कम से कम सप्ताह में एक बार लिटर को पलटना चाहिए। क्या बच्चों? पलटना चाहिए। तो एक बार पलटना चाहिए सप्ताह में कम से कम है? और प्रति पक्षी या प्रति मुर्गी जगह की आवश्यकता सबसे इंपॉर्टेंट भाई। डीप लिटर सिस्टम में, किसमें? डीप लिटर सिस्टम में प्रति मुर्गी या प्रति पक्षी, प्रति मुर्गी फर्श की आवश्यकता कितनी है बच्चों? किसमें? डीप लिटर सिस्टम में प्रति मुर्गी फर्श की आवश्यकता कितनी है बच्चों? तो प्रति मुर्गी फर्श की आवश्यकता डीप लिटर सिस्टम में 3.5। कितनी है बच्चों? 3.5 से 4 वर्ग फीट। रट लेना भाई। क्या क्या बताए? जगह की आवश्यकता मैंने बताई। एक तो सबसे पहले फोल्डिंग सिस्टम में, किसमें बच्चों? फोल्डिंग में बताई मैंने कितनी है? फोल्डिंग में 4 वर्ग फीट बताई थी, जिसमें 1 वर्ग फीट आवास के लिए, 3 दौड़ने के लिए। फिर बताई बैटरी में या पिंजरा में 0.75 वर्ग फीट। अब बता रहा हूँ डीप लिटर सिस्टम में 3.5 से 4 वर्ग फीट फ्लोर की आवश्यकता। ठीक है बच्चों, एक बार दोबारा देख लो, समझ में नहीं आया भाई वैसे तुम वीडियो को बैक करके भी देख सकते हो, मैं दोबारा समझा रहा हूँ फिर भी। पिंजरा प्रणाली सघन, सबसे सघन सिस्टम है, इंटेंसिव सिस्टम है। 2 सिस्टम है बच्चों, पिंजरा प्रणाली, डीप लिटर। पिंजरा में रखते हैं, सिर्फ लेयर को रखते हैं, इसमें ब्रॉयलर और लेयर को रखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है। पिंजरे का आकार 14, 17, 16 इंच क्यूब, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। पिंजरे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। प्रति लेयर फर्श आवश्यकता 0.75 वर्ग फीट, किसमें? केज में। डीप लिटर में ब्रॉयलर लेयर दोनों को रखते हैं। लिटर मतलब क्या है? बिछावन। क्या बिछाते हैं? भूसा, लकड़ी का चूल्हा, है ना, ये सारी चीज़ें, पत्तियाँ। लिटर की ऊंचाई 8 से 12 इंच। लिटर को सूखा रहने के लिए भुजा हुआ चूना और सुपर फॉस्फेट या सप्ताह में एक बार पलटना चाहिए। प्रति मुर्गी फर्श की आवश्यकता किसमें? डीप लिटर सिस्टम में 3.5 से 4 वर्ग फीट होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये हुआ तुम्हारा मुर्गियों का आवास प्रणाली।
नेक्स्ट देखते हैं आगे। दो चीजें देखो बच्चों, इसमें नोट डाल के दो क्वेश्चन पूछे जाएं तुमसे। पहला, मुर्गियों की आवास व्यवस्था में सबसे सघन प्रणाली कौन सी है? सबसे सघन, सबसे सघन प्रणाली, सबसे सघन प्रणाली कौन सी है? सबसे सघन मतलब बिल्कुल चिपकी हुई, जिसमें जगह नहीं होती, ठीक है। सबसे इंटेंसिव बोलेंगे, है ना। कौन सी है बच्चों? सबसे सघन प्रणाली कौन सी है? इंटेंसिव सिस्टम। कौन सी है? इंटेंसिव सिस्टम। या नाम ही क्या है, हिंदी में तो नाम ही सघन प्रणाली है। क्या है भाई? सघन प्रणाली। सबसे सघन प्रणाली कौन सी है? सघन प्रणाली, है ना। और सघन प्रणाली में भी बच्चों, इसमें भी एक प्रकार है, अगर ये भी ऑप्शन में ना हो तो इसको तो छोड़ देंगे। सबसे जगह कम, सबसे कम जगह किसको मिल रही है भाई? सबसे कम पिंजरा प्रणाली में मिलती है। किसमें बच्चों? पिंजरा प्रणाली। पिंजरा प्रणाली जो है वो सबसे सघन है, ठीक है बच्चों। इसमें सिर्फ कितनी जगह मिलती है? 0.75 वर्ग फीट मिलती है। तो सबसे सघन प्रणाली होगी पिंजरा प्रणाली। तो दूसरा क्वेश्चन भी ऐसे ही बनेगा बच्चों। सबसे लूज या सबसे ढीली, जिसमें जगह की आवश्यकता बहुत हो, सबसे ढीली प्रणाली, सबसे लूज प्रणाली कौन सी है? जिसमें जगह की कोई दिक्कत नहीं हो, सबसे ज़्यादा जगह मिले। तो वही है भाई गाँव में जो रखते हैं गाँव में जो रखते हैं क्या? फ्री रेंज प्रणाली। क्या बच्चों? फ्री रेंज प्रणाली। तीसरा देखेंगे बच्चों, पिंजरा प्रणाली में, पिंजरा प्रणाली किसके लिए? सिर्फ, भाई इंपॉर्टेंट है इसलिए रिपीट कर रहा हूं, सिर्फ लेयर, लेयर मतलब जो मुर्गियां अंडे देती हैं। डीप लिटर सिस्टम, डीप लिटर प्रणाली किसमें रखते हैं? दोनों, दोनों को रख सकते हैं। दोनों मतलब ब्रॉयलर और लेयर, दोनों को ही रख सकते हैं, ब्रॉयलर और लेयर को। हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। पिंजरा प्रणाली में सिर्फ लेयर को रखते हैं, डीप लिटर सिस्टम में दोनों को ही, ब्रॉयलर और लेयर। मांस देने वाली को ब्रॉयलर बोलते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये हुआ तुम्हारा मुर्गियों में क्या हुआ? मुर्गियों में आवास व्यवस्था। देखेंगे बच्चों नेक्स्ट, नेक्स्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों ब्रूडिंग। नेक्स्ट है ब्रूडिंग। ब्रूडिंग क्या होती है बच्चों? ठीक है, ये भी मुर्गियों से संबंधित टॉपिक है। क्या है बच्चों? मुर्गियों से ही संबंधित टॉपिक है ब्रूडिंग। और ब्रूडिंग का मतलब क्या है? ब्रूडिंग का मतलब होता है बच्चों, जो छोटे चूजे होते हैं, ठीक है, मुर्गी के जो बच्चे हैं, उन मुर्गियों के बच्चे को क्या देना? ऊष्मा देना, हीट देना। देखो भाई, मुर्गी अंडे पे बैठती है, अंडे पे बैठने के बाद उसको हीट मिलती है अंडे को, तो उसको ब्रूडिंग नहीं बोलते, इसको इंक्यूबेशन बोलते हैं। फिर अंडे से बाहर आ जाती है मुर्गा, चूजा बाहर आ जाता है, तो उसको थोड़ी ऊष्मा चाहिए, अतिरिक्त ऊष्मा चाहिए, उसको क्या बोलते हैं? ब्रूडिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ब्रूडिंग मतलब क्या होता है? चूजों को क्या? चूजों मतलब मुर्गी के बच्चे, चिक। चूजों को 6 से 8 सप्ताह, कितना बच्चों? चूजों को कितने सप्ताह तक? 6 से 8 सप्ताह की उम्र तक हीट देना, अतिरिक्त हीट देना,
अतिरिक्त ऊष्मा या हीट या गर्माई, ऊष्मा देना ब्रूडिंग कहलाता है। क्या है बच्चों ब्रूडिंग का मतलब क्या है? जो मुर्गी के बच्चे हैं, मुर्गी के बच्चों को या चूजों को 6 से 8 सप्ताह की उम्र तक जब पैदा हुए हैं उस दिन से जब तक वो 6 सप्ताह या 8 सप्ताह का नहीं होना, तुम्हें क्या करना है, उनको अतिरिक्त ऊष्मा मतलब इन्वायरमेंट में जो टेम्परेचर है उससे ज़्यादा टेम्परेचर, सर्दियों में और गर्मियों में तो टेम्परेचर मेंटेन करना, कितना रखना पड़ता है वो पढ़ाएंगे, उतना क्या देना, अतिरिक्त टेम्परेचर देना क्या कहलाता है, ब्रूडिंग कहलाता है। या फिर परिभाषा ऐसे भी आ सकती है कि चूजों की 6 से 8 सप्ताह तक देखभाल करना, और देखभाल वही है भाई, देखभाल ये याद रखना 6 से 8 सप्ताह, कितना भाई 6 से 8 सप्ताह तक उनकी देखभाल करना, अतिरिक्त ऊष्मा देना क्या कहलाता है, ब्रूडिंग कहलाता है। ठीक है भाई। हाँ, अब ब्रूडिंग कैसे करते हैं भाई, क्या ब्रूडिंग कैसे करते हैं? तो ब्रूडिंग करने के लिए बच्चों क्या होता है, ब्रूडिंग यूनिट क्या होती है, ब्रूडिंग यूनिट होती है। देखेंगे बच्चों ब्रूडिंग यूनिट क्या होती है। ब्रूडिंग यूनिट, ब्रूडिंग यूनिट क्या होती है बच्चों, देखो ब्रूडिंग यूनिट में क्या करते हैं, एक लकड़ी का गोल गोल सा ड्रम होता है, ठीक है, उस लकड़ी के ड्रम में, छोटे से में, ज़्यादा बड़ा नहीं होता, उसमें 250 चूजों को रख देते हैं। क्या 250 चूजे, मुर्गी के 250 बच्चों को एक ड्रम के अंदर उसमें रख देते हैं। अब उस 250 चूजे में क्या करते हैं, 5 फीट ऊंचाई पर, कितने पर भाई, 5 फीट ऊंचाई पर 4 बल्ब लगा देते हैं। बल्ब किस लिए, गर्माई देने के लिए क्या लगा देंगे, 4 बल्ब लगा देते हैं। और क्या करेंगे, 4 पानी पीने के लिए वाटरर रख देंगे और 3 फीडरर और 3 खाना खाने के लिए फीडरर रख देंगे, दाना चुगने के लिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, 5 फीट, ठीक है बच्चों, तो क्या करेंगे 5 फीट त्रिज्या होनी चाहिए उसकी। ठीक है, तो एक ब्रूडिंग यूनिट क्या होती है देखेंगे, या ऐसे समझो, ये एक ब्रूडर है, ठीक है भाई, ये ब्रूडर है, इसकी जो रेडियस है, मतलब कितना गोला होना चाहिए, ये 5 फीट रेडियस होनी चाहिए, 5 फीट की रेडियस होनी चाहिए इसकी है? तो क्या क्या होता है ब्रूडिंग यूनिट में देखेंगे बच्चों। ब्रूडिंग यूनिट में 250 तो क्या होंगे, चूजे, मतलब चिक्स, 250 तो इसमें क्या होंगे, चूजे होंगे, चिक्स होंगे, मतलब मुर्गी के बच्चे रखे जाएंगे। और क्या होगा बच्चों, इसमें 4 बल्ब लगाए जाएंगे। क्या लगाए जाएंगे, 4 बल्ब, कितने वाट के, 60 वाट के। क्या बच्चों, 60 वाट के 4 बल्ब होंगे, कितने वाट के, 60 वाट के। और कितनी ऊंचाई पर, 6 इंच की ऊंचाई पर, कितनी ऊंचाई पर, 6 इंच की ऊंचाई पर। भाई बल्ब को कितनी ऊंचाई पर लगाएंगे, 6 इंच की ऊंचाई पर इसमें ब्रूडिंग यूनिट में लगाएंगे। ठीक है, 4 बल्ब 60 वाट के 6 इंच की ऊंचाई पर। और इसमें 4 वाटरर होंगे। क्या, वाटरर, वाटर मतलब पानी पिलाने के लिए, पानी के लिए 4 वाटरर होंगे। और 3 क्या होंगे इसमें बच्चों, 3 फीडरर होंगे। फीडरर मतलब दाना, खाना खाने के लिए, जिसमें 3 वो होते हैं ना, मुर्गियों को दाना खिलाते हैं। तो 4 तो पानी पिलाने के लिए रख देंगे और 3 फीडरर रखेंगे। 250 चूजे होंगे, 4 बल्ब होंगे 60 वाट के, कितनी ऊंचाई पर, 6 इंच की ऊंचाई पर।
और ये ब्रूडिंग कार्ट है। ये क्या है बच्चों? ब्रूडिंग कार्ट। और ब्रूडिंग कार्ट की त्रिज्या, त्रिज्या कितनी है भाई? रेडियस कितना बड़ा होगा वो? 5 फीट रेडियस होगी। कितनी? 5 फीट रेडियस होगी उसकी। और इतना बड़ा क्या होगा? एक ब्रूडर होगा। ठीक है, क्या होगा? ब्रूडर। ठीक है, तो ऐसी एक ब्रूडिंग यूनिट होती है। क्या होती है बच्चों? ऐसी एक ब्रूडिंग यूनिट होती है। इसको बोलते हैं बच्चों, इसको बोलेंगे ब्रूडर गार्ड। क्या बोलेंगे? ब्रूडर गार्ड। ब्रूडर गार्ड। और ब्रूडर गार्ड की त्रिज्या, रेडियस कितनी होती है? 5 फीट होती है। ठीक है, 5 फीट त्रिज्या वाला एक ब्रूडर गार्ड, 250 चूजे, 4 बल्ब, 4 वाटर और 3 फीडर इसके अंदर होंगे। ठीक है बच्चों। हाँ, अब देखेंगे बच्चों, अब ये ब्रूडिंग के समय है, ब्रूडिंग में कितनी जगह की आवश्यकता पड़ती है प्रति मुर्गी के लिए, ये और देखेंगे। ब्रूडिंग में प्रति मुर्गी के लिए कितनी जगह की आवश्यकता पड़ती है बच्चों, वो देखेंगे एक ब्रूडिंग यूनिट में या एक ब्रूडर के अंदर। देखो बच्चों, ब्रूडिंग यूनिट जो है उसमें चूजे की उम्र, कितनी उम्र पर, हर एक दिन की उम्र पर, जैसे 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह, 4 सप्ताह, 5 सप्ताह, जितनी उसकी उम्र बढ़ती जाएगी उसमें ही उसकी जगह जो है वो कम या कम ज़्यादा होती जाएगी। उम्र बढ़ती जाएगी तो उसको जगह भी ज़्यादा चाहिए, और जगह भी ज़्यादा चाहिए, और तापमान कितना रखना पड़ेगा ब्रूडिंग का वो भी अलग चाहिए। ठीक है, तो क्या क्या चाहिए देखेंगे, कितनी जगह की आवश्यकता चाहिए। तो टॉपिक है कृत्रिम कृत्रिम ब्रूडर। क्या बच्चों? कृत्रिम ब्रूडर की आवश्यकता। कृत्रिम ब्रूडर की आवश्यकता क्या क्या होती है? कृत्रिम ब्रूडर की आवश्यकता देखेंगे बच्चों, तो एक तरफ तो लिखेंगे चूजे की उम्र, ये चूजे की उम्र कितनी होनी चाहिए, तो इधर लिख रहा हूं मैं चूजे की उम्र, कितनी उम्र पर, चूजे की कितनी उम्र पर कितनी जगह चाहिए। कृत्रिम ब्रूडर की आवश्यकता, चूजे की उम्र हो गई बच्चों। दूसरी तरफ देखेंगे प्रत्येक चूजे को फर्श पर जगह की आवश्यकता। क्या भाई? प्रत्येक चूजे को फर्श पर कितनी जगह चाहिए, फर्श पर जगह की आवश्यकता। क्या बच्चों? प्रत्येक चूजे को, मतलब ब्रूडिंग यूनिट में चूजे को, एक चूजे को फर्श पर कितनी जगह चाहिए है, और ब्रूडर का तापमान कितना होना चाहिए। क्या बच्चों? ब्रूडर का तापमान कितना होना चाहिए। तो ये 3 पॉइंट बनेंगे बच्चों। चूजे की उम्र कितनी होनी चाहिए, एक चूजे को कितनी जगह चाहिए। ठीक है बच्चों, एक चूजे को ये जगह जो है वो सेंटीमीटर में, किसमें बच्चों? सेंटीमीटर में। एक चूजे को कितनी सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्ग सेंटीमीटर में कितनी जगह चाहिए, और ब्रूडर का तापमान कितना होना चाहिए। बच्चों जब चूजे की उम्र 1 सप्ताह हो, कितनी हो? 1 सप्ताह। जब चूजे की उम्र 1 सप्ताह हो, या एक दिन से 1 सप्ताह तक, ठीक है, एक चूजे को 100 से 200 मीटर, 200 सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर, कितनी बच्चों? वर्ग सेंटीमीटर कितनी जगह चाहिए। एक चूजे को 100 से 200 वर्ग सेंटीमीटर जगह चाहिए, और तापमान कितना होना चाहिए ब्रूडर यूनिट का? 90 डिग्री, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए तापमान। ठीक है, जब 2 से 4 सप्ताह का हो चूजा जो है वो, कितने का हो बच्चों? 2 से 4 सप्ताह का जब चूजा हो, ठीक है, उसको जगह की आवश्यकता होगी 250 से, कितनी होगी? 250 से होगी 300, कितनी बच्चों? 250 से 300 वर्ग सेंटीमीटर। और तापमान कितना होना चाहिए बच्चों? तो तापमान जो है 90 देखेंगे दूसरे सप्ताह पे, 90 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, दूसरे सप्ताह पे 90, फिर क्या होगा? तीसरे सप्ताह पे और कम हो जाएगा, तीसरे सप्ताह पे 85 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तीसरे सप्ताह पे कितना तापमान?
85 और चौथे सप्ताह पे हो जाएगा बच्चों 80 डिग्री फ़ारेनहाइट। भाई ये 2 से 4 सप्ताह है, 2 से 4 सप्ताह पे एक चूजे के लिए 250 से 300 वर्ग सेंटीमीटर जगह चाहिए। दूसरे सप्ताह पे तापमान 90 डिग्री, तीसरे पे 85 डिग्री और चौथे सप्ताह पे 80 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान होना चाहिए। अब जब चूजा कितना हो 5 से 8 सप्ताह का, जब चूजे की उम्र 5 से 8 सप्ताह हो तो जगह की आवश्यकता कितनी चाहिए बच्चों? 700 से 800 वर्ग सेंटीमीटर। कितनी जगह की आवश्यकता? 700 से 800 वर्ग सेंटीमीटर और तापमान वही रहेगा 80 डिग्री, इससे कम नहीं करेंगे भाई। ठीक है बच्चों। तो कृत्रिम ब्रूडर की बात कर रहे हैं। कृत्रिम ब्रूडर में कितने दिन तक रखते हैं? 6 से 8 सप्ताह रखते हैं। पहले सप्ताह में एक चूजे के लिए इतनी जगह होनी चाहिए, तापमान इतना होना चाहिए पहले सप्ताह में। बिल्कुल याद रखना भाई, पहले सप्ताह का याद रखना, लास्ट वाले सप्ताह का याद रखना। दूसरे 4 सप्ताह में 250 से 300 वर्ग फीट, दूसरे सप्ताह में 5 घटा दो, 95 से 5, तीसरे सप्ताह में 5, 85 और 80 डिग्री फ़ारेनहाइट, और लास्ट के सप्ताह में 700 से 800 वर्ग सेंटीमीटर और 80 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या चाहिए? टेम्परेचर चाहिए ब्रूडिंग यूनिट में। ठीक है बच्चों, ये तुम्हारा खत्म हुआ ब्रूडिंग का। किसका बच्चों? जीवन का। अब एक चीज़ पढ़ेंगे बच्चों जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और तुम्हें छोटी सी बेसिक सी चीज़ है। विभिन्न जानवरों का जीवन काल। कौन सा जानवर कितने साल तक जीता है, कौन सा जानवर जो है वो कितने साल तक जीता है वो देखेंगे बच्चों। ठीक है, सबसे पहले बात करें कुत्ता। बताओ भाई, कुत्ता जो है वो कितने साल तक जीता है? ठीक है भाई, एक एक करके बताएंगे भाई। कुत्ता जो है वो कितने साल तक जीता है और कोई दूसरा जानवर जो है वो कितने साल तक जिएगा? ठीक है, छोटी सी चीज़ है भाई, बताओ भाई। कुत्ता जो है वो कितने साल तक जीता है? कुत्ते का जीवन काल कितना है भाई? 10 वर्ष। कितना है? 10 वर्ष। हाँ, किसी का 12 भी होता है। एवरेज हम पढ़ रहे हैं, एवरेज कुत्ते का जीवन काल जो है बच्चों वो कितना होता है? 10 वर्ष होता है। नेक्स्ट देखेंगे बच्चों सूअर। सूअर का जीवन काल बताओ भाई कितना होता है? 8 वर्ष। कितना होता है? सूअर का जीवन काल जो है बच्चों 8 वर्ष होता है। नेक्स्ट देखेंगे भेड़ का। किसका बच्चों? भेड़ का जीवन काल जो है बच्चों कितना होता है? 12 वर्ष। कितना होता है? 12 वर्ष। ठीक है, तो उस कुत्ते का 10 वर्ष, सूअर का 8 वर्ष, भेड़ का 12 वर्ष। बकरी का देखेंगे बच्चों, बकरी का जीवन काल जो है वो कितना होता है? 15 साल। और बकरी का तो सब कुछ ही ज़्यादा होता है भाई। हाँ, बकरी का तो हम शुरू से देख रहे हैं, बकरी की नस्लें जो हैं वो भेड़ से कम है, बाकी बकरी का सब कुछ ज़्यादा है। तो बकरी का 15 वर्ष। घोड़े का बताओगे भाई, घोड़े का कितना होता है? घोड़े का जीवन काल, तो बच्चों घोड़े का जीवन काल होता है 20 वर्ष। कितना होता है? 20 वर्ष, 20 साल। घोड़े का 20 साल, बकरी का 15। घोड़े का बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, पूछा भी गया है। घोड़े का जीवन काल 20 वर्ष। ठीक है भाई, तो घोड़े का कितना है? 20 वर्ष। देसी गाय का, ठीक है, लिखेंगे नीचे, देसी गाय का, देसी गाय जो होती है उसका भी कितना होता है बच्चों? उसका भी 20 वर्ष होता है। देसी गाय का जीवन काल भी कितना होता है बच्चों? 20 वर्ष होता है। भैंस का भी लगभग 20 से 25 वर्ष जीवन काल होता है। 20 से 25 वर्ष जीवन काल किसका भाई? भैंस का। एक सबसे इंपॉर्टेंट बता दूं तुम्हें भाई, ऊंट का। किसका? ऊंट का बिल्कुल पूछता जाता है, 40 वर्ष। ऊंट का जीवन काल कितना है बच्चों? 40 वर्ष। ऊंट का याद रखना, घोड़े का याद रखना। ठीक है, ऊंट का, घोड़े का, गाय भैंस का तो याद रखना ही, गाय भैंस का कितना होता है। ठीक है, सूअर का, भेड़ बकरी का।
याद रखने, लेकिन कुछ भी याद नहीं हो ना, घोड़े का और ऊँट का, इसको तो डेली याद करना है। घोड़े का 20 साल, ऊँट का 40 साल। बच्चों देखेंगे हमने लगभग इस लाइव स्टॉक प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। ठीक है बच्चों, छोटे मोटे सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। एक चीज़ है बच्चों, अभी हमने लाइव स्टॉक प्रोडक्शन में नस्लें नहीं पढ़ी है। बच्चों एक कारण है मेरा नस्लें ना पढ़ाने का। अभी तक तुमने जितनी भी मेरी क्लासें ली, ये सारी एलपीएम की थी, लाइव स्टॉक प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट की क्लासें थी। इसमें बच्चों में स्टार्टिंग में सभी टीचर क्या करते हैं, नस्लें पढ़ा देते हैं। स्टार्टिंग की पाँच क्लास होती है नस्लों की, चार नस्लों में गाय, भैंस, भेड़, बकरी, घोड़ा, ऊँट, बकरी, जितने भी हैं, सूगर, मुर्गी, सारी नस्लें हो जाती हैं। कोई बुराई नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन बच्चा जो है वो 5 क्लासों में ही उलझा रह जाता है। वो पूरा लाइव स्टॉक प्रोडक्शन में क्या समझता है कि नस्लें ही हैं। एलपीएम का मतलब है पशुओं की नस्लें। इसलिए बच्चों एलपीएम का मतलब लाइव स्टॉक प्रोडक्शन से 10 क्वेश्चन आने हैं। 10 क्वेश्चन में से सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन नस्लों से आने हैं, बाकी क्वेश्चन सारे ये जो वीडियो हैं इनसे आने हैं भाई। इसलिए मैंने नस्लों को ना पढ़ाते हुए पहले उन टॉपिकों को बताया जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे ब्रूडिंग, गाय की फेस टू फेस आवास व्यवस्था, टेल टू टेल सिस्टम, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों। इसलिए मेरा बस यही मोटिव था कि मैं वो टॉपिक पहले लाऊं जो लास्ट में पढ़ाते हैं सब लोग, क्योंकि हमारी क्या होती है, लास्ट तक जाते जाते हम थक जाते हैं। और एग्जामिनर की क्या मेंटलिटी है, वो क्वेश्चन लास्ट में से पूछता है, और हमें पहले 2 पेज फर्राटे से, बचपन से ही तुमने देखे होंगे, पहले 5 पेज है ना, वो तो रटे रहते थे, लास्ट में से क्योंकि वहाँ पे हम कभी पहुँच ही नहीं पाए। और मेरी क्या स्ट्रेटजी रहती है, मैं लास्ट से शुरू करता हूँ। तो वही था बच्चों, मैंने थोड़ा सा नस्लों को बैक किया, नस्लों की वीडियो में अब बनाऊँगा। ठीक है, जितनी भी गाय, भैंस, भेड़ की 4 क्लास की नस्लें हैं यार, क्वेश्चन आना है ले दे के एक, उलझे रहते हो, ये किसकी है, लंबे बाल, ऊंचे कान, वही बात। ठीक है बच्चों, ये सारे टॉपिक थे, बहुत अच्छे टॉपिक हैं, बहुत अच्छा मैटर है। याद करना अच्छे से, वीडियो को बार बार देखो। कुछ समझ में नहीं आए तो मेरे को कॉल भी कर सकते हो। ठीक है भाई, कोई भी टॉपिक, कुछ भी प्रॉब्लम हो, मेरे को पर्सनली कॉल भी कर सकते हो। ओके ठीक है, आज की क्लास में यहीं ख़त्म करेंगे, और अब ब्रीडें बची हुई हैं इस क्लास में।